नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई एचएसएससी के एग्जाम के लिए हमारी एडवांस फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं भाई, जिसके अंदर आपको 11th और 12th की कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। हमारा टारगेट है कि भाई 24 क्लासेज के अंदर आपको जितनी भी एडवांस फिजिक्स है यानी कि जो 11th और 12th की है उसको पूरा कराया जाए भाई। इससे पहले भाई हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 4th क्लास है जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो भी इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को डिस्कस करेंगे भाई। इससे पहले 3 क्लासेज में हमने डायमेंशनल फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा है, इसके साथ में भाई हमने मोशन के बारे में पढ़ा है और लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी के फॉर्मूले और न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है भाई। ठीक है भाई, अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई क्लासेज को देखिए भाई, क्योंकि इससे आपके भाई 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जहां से आपके मेरिट के अंदर जब आप कहते हैं कि हमारा 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया, अब वो आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। और फिजिक्स इस लेवल की पढ़ाई जाएगी भाई, आपको इससे पहले कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगी भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। न्यूमेरिकल भी करेंगे भाई और इसके साथ में जर्नल क्वेश्चन भी करेंगे। और अपने पेपर को उठा के देख लेना भाई, आज की क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एचएसएससी का, कोई भी एग्जाम उठा लेना भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में भाई कुछ इंफॉर्मेशन है भाई आईपीसी की धाराओं से रिलेटेड भाई चैनल के ऊपर अवेलेबल है भाई। इसके साथ में भाई हरियाणा पंचायती राज 280 धाराएं, भूमि रिकॉर्ड प्लस नहरी पटवारी के नोट्स भी अवेलेबल हैं भाई हिंदी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। ये नहीं कि डायरेक्ट धारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा चैनल के ऊपर भी 30 से 40 क्लास अवेलेबल हैं भाई स्पेशल सब्जेक्ट की। अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं भाई। इसके साथ में भाई अब ये फिजिक्स की क्लास है, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करेंगे और जिससे आपको भाई आगे आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी भाई। शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। देखिए भाई हम डिस्कस करेंगे भाई आज की क्लास में न्यूटन लॉ भाई। और न्यूटन ने किसका लॉ दिया था भाई, फोर्सेज के बारे में दिया था। तो न्यूटन के लॉ कितने हैं भाई, सबसे पहली बात है तो भाई न्यूटन के कितने लॉ हैं भाई, 3 लॉ हैं भाई। न्यूटन के ने कितने लॉ दिए थे भाई, 3 लॉ दिए थे। न्यूटन का पहला लॉ क्या था भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, न्यूटन ने कहा था कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के अंदर है भाई तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है वो हमेशा मोशन के अंदर रहेगी। कब भाई, जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगी, हमेशा मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए। कोई ऑब्जेक्ट चल रही है वो कभी रुकेगी नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है वो कभी चलेगी नहीं जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए भाई। क्या एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका वो कॉन्क्लूजन टाइप में है। और एग्जामिनर भी क्या करता है कि कॉन्क्लूजन पूछता है, ये नहीं कि आपको भाई लाइन आपको पढ़ाई जा रही है और वो लाइन आपसे पूछी जा रही है, ऐसा नहीं होता है। चलो भाई बताते हैं आपको। देखिए भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था भाई कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन के अंदर तो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाए। पेपर में पूछा जाता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं भाई लॉ ऑफ इनर्शिया भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया भाई। ये पेपर में पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ भाई। इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा भाई। यहां पे समझ में आ गई भाई बात। दूसरी तरफ बढ़ते हैं भाई, न्यूटन सेकंड लॉ भाई। न्यूटन सेकंड लॉ भाई, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा यानी कि बल लगाया जाएगा तो वो किस प्रकार लगेगा भाई। तो यहां पे एक डेफिनेशन दी थी भाई उसने कि जो भी फोर्स होगा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा,
द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। और हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था दोस्तों, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वेग कितना होता है किसी बॉडी के अंदर, वो होता है मास इंटू में वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और एक चीज हमने ये भी पढ़ाई थी कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि क्या है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो भाई लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इस लॉ को चाहे अमेरिका के अंदर लगा दो, चाहे रूस के अंदर लगा दो, पृथ्वी के किसी कोने पे लगा के देख लो, ये लॉ फेल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये फिजिकल लॉ है भाई। अब यहां से देखते हैं भाई, सब चीजें कराएंगे भैया फोर्स के बारे में। अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट या फिर कन्वर्जन, सब चीजें यहां पे पढ़ाएंगे। देखिए डी बाई डी टी क्या है, हमने बताया कि लीनियर मोमेंटम क्या है। सबसे पहली बात याद रखें भैया, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से मास इंटू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। और मास क्या है, कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। या फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज द फोर्स भाई। तो फोर्स का क्या फार्मूला आ गया भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन भाई। दूसरी बात यहीं पे कौन सी क्वांटिटी है भाई, तो हम कहेंगे कौन सी क्वांटिटी है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई। ठीक है भाई। अब भाई यूनिट के ऊपर आ जाओ भाई। यूनिट क्या है भाई, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए भाई, इसकी यूनिट है भाई न्यूटन। क्या है भाई, न्यूटन। एसआई यूनिट पूछे तो क्या है, न्यूटन है। अगर सीजीएस पूछे तो क्या है, डाइन है। क्या है भाई, डाइन है। अगर कन्वर्जन पूछे तो हम ये कहेंगे 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है भाई। तो ये आप नोट करेंगे भाई। हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा अंतर नहीं है। फोर्स को बोलते हैं भाई बल, तो बल का लॉ है भाई, न्यूटन का लॉ है। बल के ऊपर दिया था भाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ क्या आ जाएगा, डाइन आ जाएगा भाई। तो यहां से कितने क्वेश्चन हो गए भाई। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया था। कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें भाई, क्योंकि उससे आपको कंप्लीट नॉलेज होगी। 4 क्वेश्चन आएंगे, 24 क्लास में कराएंगे। 6 क्लासेज के अंडर में एक क्वेश्चन रखा गया है, इसलिए भाई आप कैसे मान सकते हैं कि 2 मिनट की वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई। ठीक है भाई। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है भाई, डाइन। और एसआई सिस्टम में क्या है भाई, न्यूटन है। या फिर इसको एमकेएस सिस्टम भी लिखते हैं, एमकेएस सिस्टम भाई। ठीक है भाई। वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। यहीं पे भाई आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। डायमेंशनल फार्मूला भाई पेपर में पूछा जाता है भाई, बिल्कुल याद रख लो भाई डायमेंशनल फॉर्मूले। पहले हमने ये कहा था, हमने वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूलों की पीडीएफ देने के लिए कहा था, जो अपलोड हो जाएगी भाई। नोट्स भी इनके तैयार किए जाएंगे भाई, सभी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ही क्लासेज कंप्लीट होती हैं नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और रेगुलर क्लासेज करेंगे भाई बहुत जल्द। अभी मतलब रेगुलर क्लास करने का प्लान है भाई, जिसके अंदर बहुत जल्द आपको भाई जुलाई के 15 जुलाई तक सब क्लासेज अवेलेबल हो जाएंगी भाई। डायमेंशनल फार्मूला भाई टाइमिंग बता देंगे भाई। तो डायमेंशनल फार्मूला याद रखें भाई, कैसे होगा भाई डायमेंशनल फार्मूला, बताइए भाई। मास, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो भाई मास का तो m हो गया, और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, LT-2। जैसे लास्ट क्लास में हमने कहा था, पीछे वाली क्लास देख लो भाई, एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा भाई। तो डायरेक्ट याद करेंगे m1L1T-2 क्या है, फोर्स का क्या है भाई, डायमेंशनल फार्मूला है भाई। क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है भाई। देखिए अब एक चीज, एक कंक्लूजन और यहीं पे बताएंगे। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, एम में है। पूछा जाए कि भाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कब जीरो हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या मास जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। तो क्या हो सकता है कि फोर्स जीरो कब आएगा,
फोर्स जीरो तभी आएगा तब एक्सेलरेशन जीरो आएगा। पहली बात तो क्या हो जाएगी, या तो एक्सेलरेशन जीरो हो, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो भी कब होगा, तब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब v क्या है, v कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, v क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। पेपर में यह भी चीज पूछी जा सकती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये केवल उन दोस्तों के लिए बता रहे हैं जो कहते हैं कि फिजिक्स का पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछता है। तो भाई बिल्कुल पता है, कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह, और कंक्लूजन ही हमारे पास यहाँ पे है। आप सोच रहे होंगे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्टिक्स के ऐसे ऐसे फार्मूले पढ़ा देंगे, ऑप्टिक्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, पहले 11th कंप्लीट करते हैं भाई, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट लॉ क्या है भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम, या फिर क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट क्या है, रिवीजन क्यों करा रहे हैं, साथ साथ में चलता रहे रिवीजन ताकि याद रहे। यूनिट क्या है, न्यूटन। सीजीएस सिस्टम में डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक आपको अब न्यूटन थर्ड लॉ बताते हैं भाई, न्यूटन थर्ड लॉ बताते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ कंप्लीट हो चुका है भाई। बिल्कुल कंक्लूजन टाइप में, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस ऐसा ऐसा पढ़ाएंगे कि आप बोर भी ना हो और सिलेबस भी कवर हो जाए। न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है भाई, देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इंग्लिश में ज्यादा मत जाओ भाई। इक्वल, देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगी। ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। लिखने में देखते हैं भाई, क्योंकि पेपर में अगर डायरेक्ट पूछ ले तो क्या आ जाएगा, फॉर एवरी एक्शन। कोई भी आप एक्शन करोगे तो उसके लिए आपको रिएक्शन मिलेगा, तो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भाई। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्यों करवा रहे हैं भाई हम, क्योंकि अगर आप बाद में सीईटी का भी एग्जाम दोगे भाई, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है भाई, जो अच्छे से पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होगा सीईटी का भी एग्जाम दोगे, आगे कोई भविष्य में जो बच्चे आएंगे वो भी पढ़ेंगे, तो उनको फिजिक्स के अंदर दिक्कत ना आए। 24 क्लास इस तरीके से चैनल के ऊपर डल जाएंगी, आप लोगों को भाई भविष्य में कभी भी, आज से 5 साल बाद भी देख लेना, फिजिक्स ऐसे की ऐसे रहेगी, बिल्कुल फ्री क्लासेज है भाई, और यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे भाई। देखिए भाई, अगर पेपर में पूछ ले फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ऑप्शन में दे दे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और इसके अलावा कोई नहीं भाई, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरी ऑब्जेक्ट बी है भाई। अगर मान लिया कि ए ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी, तो एफ बी ए भाई। ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगा रही है जितना ये लगा रही है, तो दोनों फोर्स क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं भाई। तो ये आप याद रखें। इस तरीके से भी इक्वेशन दे दे और पूछा जाए कौन सा लॉ है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। पेपर को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, वैसे बताते हैं। आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, कौन सा लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ है। आप कहेंगे ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो है ही, लेकिन जो फोर्स है, फोर्स यानी कि आप क्या है कि एक तो आप जैसे कि भाई मिट्टी है, जैसे कि भाई क्या होते हैं, टिब्बे, रेतीले मैदान होते हैं, वहां पे एक तो आप वहां पे भागते हैं या फिर वहां पे खड़े होते हैं तो नीचे की तरफ चले जाते हैं भाई, क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर आपके पैर चले जाते हैं। और जब आप किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर आते हैं तो बिल्कुल अच्छे से खड़े हो पाते हैं भाई। तो कौन सा लॉ है, पृथ्वी के ऊपर आप जितना फोर्स लगा रहे हैं, पृथ्वी भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है। कौन सा लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, तो वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो क्या होता है कि आप जितना फोर्स मशीन के ऊपर लगाते हैं, यानी कि फोर्स यानी कि वेट टाइप हो गया भाई, वेट होगा, उतना ही फोर्स क्या है मशीन आपके ऊपर लगाती है। और वो जो मशीन का जो वेट है,
जो आपके ऊपर लगाया जाता है वो किस चीज के अंदर दिखाई देता है, वो नंबरों के अंदर दिखाई देता है। तो मशीन किसके ऊपर काम करती है, न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर काम करती है। केवल आप डेफिनेशन याद रखें, काम चल जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद भाई लीनियर मोमेंटम, भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई आप। लीनियर मोमेंटम, अभी अभी हमने बताया था लीनियर मोमेंटम को दर्शाते हैं पी से, होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। क्या होती है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी भाई। और क्या होता है, हमने कहा कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्या है भाई, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फोर्स क्या है, जीरो है, तो P क्या होता है भाई, P कांस्टेंट होता है भाई। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और लीनियर मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि m1 v1 किसके बराबर होगा, m2 v2 के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि v1 बाई v2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। यानी कि वेलोसिटी और मास क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भाई। पूछा जाए पेपर में कि लीनियर मोमेंटम के लॉ में वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के स्क्वायर के होती है, या फिर मास की 1 पावर के होती है, या 2 पावर के होती है, या 3 पावर के होती है, तो आप बता देंगे भाई कितनी होती है, मास की 1 पावर होती है। 2 मिनट रुके भाई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो के अंदर, चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, और P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और P कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक चीज का घटना दूसरी चीज का बढ़ना, यानी कि हैवी चीज, अगर कोई भारी व्यक्ति है उसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी मतलब कम दौड़ पाएगा भाई, और कोई हल्का व्यक्ति है तो वो भाई पता ही नहीं चलेगा आपको किस तरीके से दौड़ रहा है। स्ट्रेंथ के, इंटरनल स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये मत सोचना कि भाई कोई हैवी व्यक्ति है वो ज़्यादा दौड़ रहा है, और भाई जो हल्का व्यक्ति है वो, इंटरनल स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए भाई उसके अंदर, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें भाई पहले। हमें उम्मीद है कि भाई जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है सब क्लियर हो रही है भाई। और जिस भी दोस्त को भाई बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, आपको लगता है कि भाई वीडियो अच्छी है, तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करते रहे भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें भाई। कई बार वीडियो आप देख लेते हैं और फिर भाई वीडियो को अगली क्लास के लिए वेट करते रहते हैं, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब है नहीं, नोटिफिकेशन आएंगे नहीं, फिर चैनल का नाम भूल जाओगे भाई, ठीक है। तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है भाई, वो दबा लें भाई, उससे भाई काम चल जाएगा, बेल आइकन का भी भाई, ठीक है। अब भाई लीनियर मोमेंटम के अलावा फोर्स हो चुका है भाई हमारा। देखिए भाई बिल्कुल बुक से करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको भाई और कहीं से चीज़ें कराई जा रही हैं। अब भाई एक न्यूटन थर्ड लॉ हो चुका है। इसके अलावा भाई हमने बताया था लीनियर मोमेंटम भाई। लीनियर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिल्कुल हल्के हल्के में बता देते हैं कि भाई जब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर जीरो होगा तो मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा भाई, कंजर्व्ड होगा। 3-4 क्वेश्चन है भाई। पूछा जाए रॉकेट जो चलती है आसमान में, रॉकेट देखी होगी भाई, रॉकेट कौन से लॉ के ऊपर काम करती है, तो लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर काम करती है, पहली बात भाई। दूसरी बात भाई, दूसरी कौन सी होगी भाई, दूसरी बात है कि भाई जो भी गन होता है आपका, भाई गन होता है, आप भाई फिल्मों के अंदर या फिर देखते हैं गन जब गोली चलाते हैं तो क्या होता है, बंदूक पीछे की तरफ आता है भाई। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, जो भी आपकी बुलेट है वो आगे की तरफ जाती है, गन पीछे की तरफ आता है। तो भाई स्टार्टिंग में क्या है, दोनों चीजें रेस्ट के ऊपर हैं, बाद में क्या करती हैं भाई, बाद में क्या करती हैं, बाद में एक आगे की तरफ जाती है तो दूसरी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए पीछे की तरफ आती है। पेपर में पूछा जाएगा रिकॉइलिंग ऑफ गन, यानी कि लिख देते हैं भाई। देखिए भाई एक तो हमने बताया कौन सा है भाई, रॉकेट। ये रॉकेट किस लॉ के ऊपर काम करती है, इसके अलावा रिकॉइलिंग ऑफ गन भाई, रिकॉइलिंग ऑफ गन भाई, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये दोनों किसके ऊपर काम करती हैं, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम।
लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब भाई डिटेल में तो जा सकते हैं, सब चीजें पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने से वीडियो लंबी हो जाती है। वैसे तो जल्दी जल्दी बता देते हैं भाई, जैसे रॉकेट चलती है तो भाई धुआं पीछे की तरफ चलता है, स्टार्टिंग में दोनों चीजें इकट्ठी हैं, धुआं पीछे की तरफ निकलेगा, वह एक वेलोसिटी पीछे की तरफ जाएगी, एक वेलोसिटी आगे की तरफ जाएगी, तभी तो जुड़ के जीरो होगा भाई लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होने चाहिए भाई। दूसरी बात है रिकॉइलिंग ऑफ गन। स्टार्टिंग में आपके हाथ में गन है, क्या है, गन की वेलोसिटी जीरो, आपकी जो बुलेट की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो m1u1 प्लस m2u2। गन की लगा लो भाई, ये किसकी है, बुलेट की, और ये किसकी है, गन की है, ये कितनी है, जीरो है, ये भी कितनी है, जीरो है। फाइनल के ऊपर आ जाओ भाई, m1v1 प्लस के m2v2, ये बुलेट की है, ये गन की है, तो भाई इसको सोल्व करो भाई, तो कितना आ जाएगा, m2v2 इज इक्वल टू माइनस के m1v1, v2 की वैल्यू बताओ भाई, m1v1 बटे में m2 भाई, ये आपके पास आता है। v2 किसकी है, गन की वेलोसिटी है, v1 किसकी है, बुलेट की है, बुलेट आगे की तरफ जाती है, माइनस निशान है, तो गन किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा भाई। अच्छा भाई, ये तो मास किसका है, बुलेट का है, ये किसका है, गन का मास है, किसका है भाई, गन का मास है। गन का मास जितना ज्यादा होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी। जो ज्यादा भारी भारी बंदूकें होती हैं वो पीछे की तरफ कम आती हैं, और बिल्कुल हाथ में लेके हम चलाते हैं तो वो क्या है, उसके लिए बहुत टाइट तरीके से हम उसको पकड़ते हैं, तब ताकि वो पीछे की तरफ अपने हाथ को चोट न पहुंचा दे भाई, ऐसा होता है ना। तो क्या है कि भाई जो भारी गन होगी वो पीछे की तरफ कम आएगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भाई। और जो हल्की गन होती है उसको हम क्या करते हैं, अपने हाथ से इतने तेजी मतलब टाइट तरीके से पकड़ते हैं ताकि उसका मास बढ़ जाए भाई, और मास बढ़ेगा तो कम वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ आएगा। उम्मीद करते हैं सब चीजें समझ में आ गई होंगी, ना भी आए तो भी क्या है, पेपर में आ जाएगी भाई। आपको मास दिया हुआ है गन का, बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है, और मास ऑफ गन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी आपको निकालनी है किसकी, गन की। तो किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, वरना आप डायरेक्ट ये याद रखो, रिकॉइलिंग ऑफ गन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर दोनों डिपेंड करते हैं भाई। ठीक है भाई। अब भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ज्यादा सब चीजें समझ में आ रही है ना, इससे बाहर कुछ नहीं है भाई, पहले बता रहे हैं भाई, ठीक है। बाद में कहो कि भाई ये चीज नहीं कराई, वो चीज नहीं कराई, जो चीजें हैं वो सब चीजें करा दी गई हैं। अब आ जाओ भाई लिफ्ट के ऊपर। लिफ्ट के अंदर आप खड़े हो भाई, लिफ्ट के अंदर क्या है भाई, एक आपकी वेटिंग मशीन रखी हुई है, उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हैं। लिफ्ट भी क्या है, लिफ्ट भाई क्या है, लिफ्ट ना तो मूव कर रही है और ना एक जगह लिफ्ट भी खड़ी है भाई। तो क्या है कि जितना वेट आपका होगा उतना ही तो दिखाएगा। अगर हम मान लिया आपका वजन भाई कितना है, वेट का मतलब क्या है, मास नहीं है भाई, वेट का मतलब क्या होता है, mg होता है, फोर्स होता है क्या होता है, mg। तो ये mg क्या है, ये वेट है भाई आपका। पूछा जाए कि भाई मास अगर आपको चंद्रमा के ऊपर भेज दिया जाए तो आपका मास कितना हो जाएगा भाई। तो कई दोस्त बता देते हैं कि सर अगर चंद्रमा के ऊपर अगर हम चले गए तो हमारा मास 1/6 हो जाएगा, क्योंकि पता है कि भाई चंद्रमा के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6वें हिस्से की होती है। लेकिन पेपर में पूछा जाता है कि भाई अगर आपको चंद्रमा के ऊपर ले जाएं तो पृथ्वी के कंपैरिजन में आपका मास कितना होगा। अरे मास तो चेंज होगा ही नहीं, आपका मास क्या है, 60 किलोग्राम है, मान लिया 60 किलोग्राम है, तो आपका भाई क्या है कि मास चेंज नहीं होगा भाई, मास कहीं पे चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट है। क्या चेंज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते हैं, उसकी वजह से वेट चेंज होता है। पूछा जाए चंद्रमा के ऊपर चले जाएंगे तो वेट 1/6वां हिस्सा हो जाएगा, मास कांस्टेंट रहेगा भाई, ये आप याद रखें भाई, ठीक है। अब भाई लिफ्ट का एग्जांपल पे चलते हैं भाई। लिफ्ट में भाई तीनों चीजें बिल्कुल ध्यान से कर लो भाई, अगर हम यहाँ डेरिवेशन कराने लगे तो भाई भूल जाओगे। अगर मान लिया कि लिफ्ट क्या है, रेस्ट के ऊपर है भाई, लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है, तो जो आपका जो मास है, जो वेट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई। वेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जितना भी है उतना ही रहेगा भाई, कोई चेंज नहीं आएगा। मान लेते हैं ये लिफ्ट है भाई, ये क्या है, लिफ्ट है, इसके अंदर आप भाई खड़े हैं भाई, ये आप खड़े हैं, ये वेटिंग मशीन है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना लगाया भाई, mg, और इसने आपके ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से कितना फोर्स लगाया, r लगाया। लेकिन बाहर क्या है भाई, बाहर कोई एक्सेलरेशन है, ये रेस्ट के ऊपर है, वेलोसिटी कितनी है, 0 है,
एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो मतलब आपका जो नेट वेट कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg, यानी कि जो एक्चुअल वजन है वही आएगा भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, ये लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ भाई, ये लिफ्ट जा रही है किसकी तरफ है, सेम एज इट इज भाई बनाया हुआ हमने, ये R हो गया, ये कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। और विड्थ ये जा रही है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a के साथ भाई, एक्सेलरेशन a के साथ। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में बैठा लो भाई, जब लिफ्ट क्या हो, अपवार्ड की तरफ मूव कर रही है, लिफ्ट इज मूविंग विद दी अपवार्ड, यानी कि ऊपर की तरफ जब जा रही है तो आपका जो वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई। ऊपर की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा भाई, तो वेट कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई। भाई जो आर्ट के स्टूडेंट है वो तो डायरेक्ट याद रखें भाई। अब साइंस वालों के लिए बता देते हैं, देखिए ऊपर की तरफ जाएगा तो ये फोर्स हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा, मास इनटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, किसके बराबर आएगा भाई, ये टोटल जो है किसके बराबर होगा, R माइनस के mg के बराबर होगा, R माइनस के mg, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ma प्लस g भाई। तो वेट क्या होगा, R क्या दिखा रहा है भाई आपका, वेट मशीन के अंदर, तो कितना हो जाएगा, mg होना चाहिए था, लेकिन एक्सेलरेशन और ऐड हो गया, इसका मतलब कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हुई है, इसका मतलब वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वेट कितना इंक्रीज हो जाएगा, R इज इक्वल टू ma प्लस g। कहा जाए कि एक लिफ्ट है भाई, एक लिफ्ट है, एक व्यक्ति है 50 किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का, अगर एक लिफ्ट के अंदर खड़ा है, और लिफ्ट क्या है कि भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 50 किलोग्राम, और 10 ये और 5 ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि 750 आ जाएगा भाई, 750 आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो 750 उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो रेस्ट के ऊपर है, कुछ नहीं होगा। अगर अपवार्ड की तरफ जा रही है तो वेट इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा क्या आ जाएगा, अगर डाउनवर्ड आ रही है भाई, लिफ्ट क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, तो भाई यही फार्मूला क्या बन जाएगा, वेट डिक्रीज हो जाएगा भाई। वेट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कॉपी के अंदर लिख लो भाई, ज्यादा सोचो मत। वेट डिक्रीज हो जाएगा, और कितने से डिक्रीज होगा, तो R इज इक्वल टू ma माइनस जी, a माइनस जी के बराबर हो जाएगा भाई। तो ये आप याद रखें, a माइनस जी हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ आता है फ्री फॉल भाई। फोर्थ क्या आता है, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या आ जाएगा, अगर मान लिया फ्री फॉल या फिर लिफ्ट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है भाई। लिफ्ट क्या हो जाती है, ब्रेक, यानी कि टूट जाती है। वो दिल फिल्म में देखा होगा आपने, आमिर खान भाई लिफ्ट के अंदर भाई ऊपर की तरफ जा रही थी, एकदम लिफ्ट टूट जाती है भाई, तो भाई क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है भाई लिफ्ट के अंदर, तो चोट पहुंच जाती है। तो क्या हो जाता है, तो भाई अगर मान लिया कि उसमें आमिर खान भाई उसके ऊपर किसी मशीन के ऊपर खड़ा हुआ होता और लिफ्ट टूट जाती, तो वेट कितना होता भाई आमिर खान का, 0 हो जाता भाई, 0 वेट होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही लिफ्ट टूटेगी तो फ्री फॉल होगा भाई। फ्री फॉल होगा तो जो ये एक्सेलरेशन है किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। तो वेट किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू में g माइनस जी, यानी कि 0 भाई। तो वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। चारों केस बिल्कुल अच्छे से भाई। लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर की तरफ जा रही है, वेट बढ़ जाएगा। नीचे की तरफ आ रही है, वेट घट जाएगा। थोड़े थोड़े फॉर्मूले पढ़ लें, a प्लस जी हो जाएगा, a माइनस जी हो जाएगा, और फ्री फॉल हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वेट उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई अभी, और देखते हैं भाई क्या इसके अंदर बचा हुआ है। इंपॉर्टेंट तो हम सभी करा रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट तो सभी करा रहे हैं। अभी फ्रिक्शन भी कराएंगे भाई, एक बार 2 मिनट रुको भाई, फॉर्मूला लिखाएंगे फ्रिक्शन का, और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा भाई। लिफ्ट हो चुका है भाई, लीनियर मोमेंटम भी हो चुका है, कनेक्टेड मोशन के लिए ये लगभग भाई कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट बताते हैं भाई, एक लास्ट बताते हैं, पेपर में भी पूछा गया है, इम्पल्स भाई। इम्पल्स लास्ट मतलब इस यूनिट का 2 पार्ट है भाई, इसके ए पार्ट में लास्ट है इम्पल्स। याद आ रहा है भाई, ग्राम शिव के पेपर में याद आ रहा है, या फिर पीछे हरियाणा पुलिस के पेपर में भी याद आ रहा है, बहुत बार पूछा जाता है। इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है भाई, इम्पल्स की यूनिट पूछता है किसके बराबर है। तो इम्पल्स क्या होता है भाई, इम्पल्स कब आता है, व्हेन ए लार्ज फोर्स, व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट फॉर स्मॉल टाइम,
बताते हैं भाई क्या मामला है भाई। ये क्या कहा गया है, जब एक बहुत ज्यादा फोर्स एक छोटे से टाइम के लिए किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करे उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं भाई। बॉल है हाथ में भाई, दीवार के आप क्या कर रहे हैं, बॉल जैसे ही बॉल बिल्कुल दीवार के पास होती है फिर टकराती है फिर वापस आती है। तो ये बात बताओ कि भाई बॉल दीवार से टकराते टकराते कितना टाइम लेती है, जैसे ही जाती है टकरा के वापस आ जाती है, वापस आ जाती है तो कितना टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है, बहुत नैनो सेकंड का टाइम होता है कि जिसके लिए भाई दीवार के साथ उसका इंटरेक्शन होता है भाई। 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहती, 1 सेकंड ज्यादा हो जाता है भाई। अगर 1 सेकंड के लिए बॉल अगर दीवार से रहती तो आपको दिखती कि भाई दीवार के चिपक रखी है बॉल, लेकिन बॉल तो जाते ही वापस आ जाती है। उसी प्रकार क्रिकेट है भाई, क्रिकेट के अंदर भाई जो बॉलर है गेंद फेंकता है, गेंद फेंकता है तो ये बात बताइए कि जो आपका बैट बोलते हैं या फिर बल्ला है उसके साथ में कितनी देर इंटरेक्शन रहती है भाई। जैसे ही क्रिकेटर भाई आता है और डायरेक्ट शॉट लगाता है, तो शॉट लगाता है तो क्या होता है कि भाई विद इन नैनो सेकंड बहुत कम टाइम के लिए क्या होती है, बॉल उसके साथ इंटरेक्शन में आती है और बॉल आती है और हम फोर्स लगाते हैं, कितना ज्यादा फोर्स, जितने हमारे अंदर स्ट्रेंथ है उतना ही ज्यादा तो लगाते हैं। तो जब एक बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंपल्स भाई। फार्मूला बताएं भाई, बताते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, डीपी बाई डी, और ये क्या है, dp इज इक्वल टू फोर्स इंटू dt, और ये क्या है, ये इंपल्स है भाई। क्या है भाई, ये इंपल्स है। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इंपल्स है। पेपर में पूछा जाए इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्विवेलेंट है, किसके साथ में मिलता जुलता है, तो भाई क्या हो जाएगा, इंपल्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स, इंपल्स इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है वही डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, किसका है भाई, इंपल्स का है। अब बताइए भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई, इंपल्स लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। बताइए मास क्या है, m, वेलोसिटी क्या है, lt माइनस 1। तो पेपर में यही तो पूछा गया था, m1 l1 t माइनस 1। ये डायमेंशन फॉर्मूला ही तो निकालना था, तो कोई प्रॉब्लम थी भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो निकाल देते भाई। वहां पे यूनिट पूछे भाई तो यूनिट कितनी आ जाएगी, न्यूटन सेकंड भाई, न्यूटन सेकंड आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। या फिर किलोग्राम में पूछे तो किलोग्राम के अंदर तो वैसे भी बता सकते हो भाई, मास के लिए क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भाई। तो ये भी आप कर सकते हैं सोल्व, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जहां तक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंपल्स जब एक लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करे तो वो क्या होता है, वो इंपल्स होता है भाई। ये क्या है, ये क्या है, चेंज इन दी मोमेंटम है भाई। क्या हो गया भाई, चेंज इन मोमेंटम है। तो भाई ये आपका यहां पे कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन कराते हैं भाई आपको, पहले आपको कराते हैं भाई, एक क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। एक क्वेश्चन कराते हैं भाई जिससे भाई आपको थोड़ा बहुत इस टॉपिक से भाई क्लियर हो जाएगा कि एक फोर्स के ऊपर ही है भाई। आपके पास पूछा गया है कि फोर्स एक्ट फॉर दी 8 सेकंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास। तो भाई बॉडी का क्या दे रखा है, मास दे रखा है भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देख के घबरा जाते हैं भाई, क्वेश्चन पता नहीं क्या है भाई। मास कितना है भाई, 10 किलोग्राम है। टाइम कितना है भाई, टाइम है 8 सेकंड भाई, 8 सेकंड दिया हुआ है। फोर्स देन स्टॉप एक्टिंग एंड द बॉडी डिस्क्राइब द 80 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। भाई क्या है, इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, और बॉडी क्या करती है, 80 मीटर भाई, 80 मीटर 5 सेकंड के अंदर भाई, 5 सेकंड के अंदर 80 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है। तो पूछा गया है कि वो फोर्स कितना है भाई। तो एक बात बताइए कि जब 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड करती है, 80 मीटर है, कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में। तो भाई ये बात बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी भाई। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो 80 बटे में 5 यानी कि कितना आ जाएगा, 16 मीटर भाई, 16 मीटर पर सेकंड। ये क्या है भाई, ये फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या है,
फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई, 0 थी स्टार्टिंग में, तो ठीक है भाई। तो एक इक्वेशन आप लगाएं भाई, इसके अंदर भाई आपको क्या चाहिए भाई, फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना है भाई, 10 किलोग्राम है। आपको एक्सेलरेशन अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी भाई। वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन होती थी, v इजिकल टू यू प्लस 80। v कितनी है भाई, 16 है। u कितनी है, 0 है। a इंटू में t कितना है भाई, 8 सेकेंड है। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा भाई। 20 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई आप क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो इस तरीके से इतने डिटेल में न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते भाई। जो न्यूमेरिकल हैं, आपको अगर एग्जाम में फॉर्मूला याद है और आपको टॉपिक याद है, तो भाई क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करना है भाई, बस कुछ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भाई एक क्लास देखने से काम नहीं चलेगा, पीछे वाली सारी क्लास देखो भाई, पूरी 24 क्लास देखो। 24 क्लास 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर 11वीं और 12वीं की फिजिक्स कोई नहीं कराएगा भाई, पहले ये बता रहे हैं भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, ये क्या होता है भाई। आज केवल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, केवल फोर्स। तो ये क्या है भाई, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करती है। मान लिया कि भाई कोई गाड़ी चल रही है भाई, रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, तो क्या है कि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है। एक तो रोड हो गया भाई, एक आपकी क्या होगी, गाड़ी होगी। दोनों क्या है, कांटेक्ट के अंदर है। या फिर आप भी चल रहे हैं भाई, आप क्या है, या तो भाई किसी भाई सड़क के ऊपर चल रहे हैं, या फिर किसी रेतीले मैदान में चल रहे हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। रेतीले मैदान में क्या होगा भाई, आपके ऊपर नीचे से फोर्स ही नहीं मिलेगा, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भी चलने के लिए। तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट हो और उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है भाई, दो ऑब्जेक्ट कभी भी कांटेक्ट में होंगी तो क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स यानी कि पीछे की तरफ फोर्स लगता है, जिसको क्या कहते हैं भाई, फ्रिक्शन कहते हैं भाई। तो क्या होगा, इट इज एन अपोजिंग फोर्स भाई। तो पूछ लिया जाए कि भाई पेपर में फ्रिक्शन है क्या भाई, तो आपको क्या करना है, इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम इनटू प्ले, यानी कि जो कब आता है, विच कम इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर द अदर, व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर द अदर भाई, स्लाइड ओवर अदर, दूसरी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, तो तब क्या होता है भाई, फ्रिक्शन होता है भाई, ठीक है भाई। अब भाई ये फ्रिक्शन क्या है भाई, अब देखिए भाई, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए भाई, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये इस भाई क्या है, पृथ्वी के ऊपर रखी हुई है किसी समतल मैदान के ऊपर भाई, तो नीचे की तरफ इसके ऊपर वेट क्या लगता है कि mg लगता है। क्या लगता है, मास इंटू में ग्रेविटी लगता है भाई। न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से पृथ्वी इसके ऊपर कितना लगाती है, r लगाती है। r मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्शन आ जाएगी भाई। r क्या हो जाएगी, रिएक्शन है। तो भाई ये जो फ्रिक्शन है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का वजन होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। और फिजिक्स में हमेशा एक कांस्टेंट को हटाने के लिए हमेशा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं भाई, जो क्या होता है, म्यू। और म्यू क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भाई। पूछा जाए पेपर में कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भाई यूनिट क्या होगी, तो कोई यूनिट नहीं होती भाई। और पूछा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि देखिए भाई ये भी क्या है, ये भी फोर्स है और ये भी क्या है, फोर्स है। दोनों चीजें फोर्स है भाई, तो इसलिए क्या है कि भाई ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा भाई, डायमेंशन लेस हो जाएगा और यूनिट लेस हो जाएगा। यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं है, कोई इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई, आगे की तरफ देखते हैं भाई, और इससे रिलेटेड क्या हो सकता है भाई हमारा। भाई एक ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखें, एक फार्मूला और लिखाते हैं आपको। अगर आप फार्मूले याद रख लेंगे तो भाई फिर ठीक है भाई। पेपर में आ जाए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है और आपको आर दिया हुआ है, तो आप फोर्स निकाल देंगे भाई। पहला फॉर्मूला हो गया भाई, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना भाई यहाँ पे। दूसरा फॉर्मूला लिखाते हैं भाई आपको, ये हो गया पहला फॉर्मूला। और यहाँ पे आप को एक दूसरा फॉर्मूला लिखाते हैं, और वो फॉर्मूला दिया हुआ है
म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये टेंजेंट थीटा क्या है? तो भाई देखिए भाई, अगर मान लिया कि ये क्या है? कंपोनेंट है भाई, यहां पे क्या है भाई? किसी भी फोर्स का क्या है? रिजल्टेंट है। ये क्या है भाई? कोई भी रिजल्टेंट है। ये क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट है। इसके साथ ये एंगल कितना बना हुआ है? थीटा। यानी कि इसके नॉर्मल कंपोनेंट और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ये क्या है भाई? एक इस साइड जाएगा, दो तरीके से जाता है भाई, एक इस साइड जाता है, एक इस साइड जाता है, कि इन दोनों के बीच में जो ये रिजल्टेंट है और नॉर्मल कंपोनेंट के साथ जो थीटा बनाता है वो क्या कहलाता है? वो ये थीटा, कौन सा थीटा है? ये थीटा है भाई। तो पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको थीटा दिया हुआ है, द एंगल ऑफ, तो क्या हो जाएगा? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट इज गिवन एज, कितना दे रखा है भाई? मान लिया कि 45 दे रखा है। कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। थीटा की वैल्यू 45 दी हुई होती है। आपके पास पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, टेंजेंट 45 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आप याद रखेंगे, डायरेक्ट पेपर के अंदर दिखेगा और डायरेक्ट पुट करेंगे भाई। ठीक है भाई, फ्रिक्शन से इतना ही पढ़ेंगे भाई। अपोजिंग फोर्स है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। दो फॉर्मूले हैं, स्क्रीनशॉट ले लें भाई जल्दी से, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं भाई, इस टॉपिक को और कंप्लीट करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स भाई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई बॉडी यानी कि सर्कुलर के अंदर बात आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन देने के लिए जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है भाई। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट भाई सर्कुलर में घूम रही है भाई, और ये क्या है भाई? रेडियस है। तो इसके बिल्कुल इनवर्ड्स ये क्या है? सेंटर है। तो इसके सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। इस तरीके से ये घूम रही है, v मान लिया इसकी क्या है भाई? वेलोसिटी है। तो पेपर में पूछ लिया जाए सेंट्रीपिटल फोर्स भाई किस चीज से दर्शाते हैं भाई? एफसी, और होता क्या है? mv स्क्वायर बाई आर भाई। तो फोर्स का फार्मूला याद रखें। पेपर के अंदर आपको वेलोसिटी दी मिलेगी भाई, वेलोसिटी दी मिलेगी, रेडियस दी मिलेगी, मास दिया मिलेगा। आपको बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है भाई। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस साइड लगता है? इनवर्ड दी सेंटर। अगर मान लिया एक पत्थर है, पत्थर को हम घुमा रहे हैं तो हमारी तरफ जहां से हम उसका जो सेंटर है, तो सेंटर में की तरफ हमेशा कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। एक बात हमने ये भी कहा था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे में आर, और ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। पेपर के अंदर एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, रेडियस दी गई है, मास दिया गया है, तो भी क्या निकाल सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं भाई। इसके बाद में पूछा जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भाई, बिल्कुल ध्यान रखें भाई, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेम एज इट इज होता है, एफ से फ्यूगल लिख दो भाई, एम वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन ये हमेशा क्या लगता है? आउटवर्ड लगता है भाई। अगर कोई चीज घुमा रहे हैं, इनवर्ड लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ लगेगा तो कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आउटवर्ड दी सेंटर क्या हो जाएगा? आउटवर्ड सेंटर भाई। सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि आउटवर्ड की तरफ लगता है। कौन सा फोर्स अभी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी पढ़ाया है यूनिट नंबर 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब वर्क डन करेंगे भाई। आज हमारी 4th क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, कंप्लीट हो गई भाई। जहां तक है हमने बहुत प्रयास किया है कि भाई आपको सब चीजें यानी कि क्लास के अंदर कवर कराई जाएं, और हम कामयाब भी हुए हैं। अब एग्जाम के अंदर आपकी बारी है भाई। ठीक है भाई, वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। आगे आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आईपीसी की एक क्लास बाकी है, उसको भाई जल्द करेंगे। अगर आप ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे एक पट्टी चल रही है भाई, उसके कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे कॉन्टैक्ट करें और सैंपल देखें। मात्र 70 रुपए की पेमेंट के ऊपर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप 3 से 4 घंटे के अंदर सब टॉपिक कवर कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई,
चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।